हेलो हेलो साथियों, आज भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा और वामसे करना है, इस तरह से निकलना है, करो पूरे क्राउड के साथ करो। ठीक, हाँ ठीक है, चलो करो। हाँ बराबर, और नहीं करते हैं तो वो भी कार्रवाई करेंगे। ठीक, करो, ठीक है, ओके, ठीक है। साथियों, आज भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और उनके ऑफशोर संगठन और बेसिक संगठन जो वामसे है, वो तमाम कार्यकर्ता आज यहाँ उपस्थित है और उनके द्वारा आज का मीटिंग का और सत्कार का कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथियों, मैं तो कोई सरकार करने के लिए कोई काम नहीं कर रहा हूं कि मेरा सत्कार किया जाए। बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे, सोशल वर्क इज ए थैंकलेस जॉब, कि कोई हमारा आभार व्यक्त करे, इसके लिए ये काम हम नहीं कर रहे हैं। तो उसी तरह से ये काम हम लोग हमारा सत्कार करें, इसके लिए नहीं कर रहे हैं। आप लोग सत्कार कर रहे हैं, ये आपकी भावना का मामला है, तो इसके लिए मैं इसमें अवरोध नहीं बनना चाहता। मगर मैं आप लोगों को ये 6 अक्टूबर के विशाल आंदोलन के लिए सत्कार की बात आप कर रहे हो, और जिसमें नागपुर में लगभग 45,000 लोग पुलिस वालों ने डिटेन किए थे और 2-2.5 लाख के लगभग लोग नागपुर में थे, और नागपुर से 200 किलोमीटर दूर तक हमारी गाड़ियां रोकी गई थी। जितने भी रोड, क्योंकि नागपुर महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी है और पहले सेंट्रल प्रोविंस हुआ करता था। इस सेंट्रल प्रोविंस में नागपुर जो है उसकी राजधानी हुआ करती थी। भाषावार प्रांत रचना के आधार पर नागपुर को और विदर्भ रीजन को मराठी भाषिक क्षेत्र में शामिल किया गया, और इस वजह से मराठी भाषिक लोगों का एक राज्य बना और उसकी राजधानी नागपुर के बजाय मुंबई बनी। इसलिए नागपुर को दूसरी राजधानी का दर्जा दिया गया। तो नागपुर बहुत सारे दृष्टियों से ऐतिहासिक शहर है। तो वहां पर बहुत सारे प्रदेशों से कई रोड आते हैं। वो सारे रोड पर 200 किलोमीटर तक हमारे लोगों की गाड़ियां रोकी गई थी। तो रोड पर भी लाखों लोग थे। तो 3-4 लाख के लगभग लोग जो है उस आंदोलन में सहभागी थे। तो इतने बड़े पैमाने पर ये जो विशाल आंदोलन हुआ, इतने बड़े पैमाने पर ये इतना बड़ा आंदोलन हुआ
तो ये एकाएक नहीं हुआ। ये आंदोलन करने के लिए ही हम बरसों से तैयारी कर रहे थे। मुझे याद है कि हमारे देश में 18 साल की उम्र में राज्य सरकार में और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भारत का कोई भी नागरिक नौकरी कर सकता है। उसी के तहत मेरिट के आधार पर बगैर किसी इंटरव्यू के मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट सिलेक्ट किया गया और मैं नौकरी में ज्वाइन हुआ। तो उस समय मेरी उम्र 18 साल 3-4 महीने की रही होगी। आज मेरी उम्र 65 साल की है। तो 18 साल 3-4 महीने का समय अगर माइनस कर दो तो साल बचते हैं 46 साल और लगभग 8-9 महीने। तो इतने राउंड अबाउट 47 साल से मैं ये काम में लगा, इतने लंबे समय से। 2000 में खबरडे साहब हमारे नेशनल प्रेसिडेंट थे, तो उनका डेथ हो गया। डेथ होने के बाद में 2000 में मानसेप की नेशनल प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई। मेरे से सीनियर बीडी वर्कर थे, वो कमिश्नर थे, वो ये जिम्मेदारी संभालना नहीं चाहते थे, तो इसलिए मुझे ये जिम्मेदारी दी गई। तब से 2000 से मैं मानसेप की नेशनल प्रेसिडेंट के हैसियत से ये काम कर रहा हूं। आप में से कुछ लोगों को ये जानकारी होगी कि 14 अप्रैल 84 को काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई। दिल्ली में विट्ठल भाई पटेल हाउस के सामने जो मैदान था, उस मैदान में उन्होंने कार्यक्रम किया था। उस कार्यक्रम में मैं हाजिर था। तो उस कार्यक्रम में जब वो भाषण दे रहे थे तो उस समय उन्होंने कहा था कि 13 स्टेट में 140 जिलों में मानसिक संगठन का कार्य है। तो 14 अप्रैल 84 को 13 स्टेट में 140 जिलों में मानसिक करना है। तो आज जो है 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांव में ये आंदोलन फैला हुआ है। इतना बड़ा आंदोलन फैल गया है, अपने आप नहीं फैला है, इस वर्षों से इसको प्लान बनाकर, योजना बनाकर। जब हम लोग मानसिक में काम करने लगे, उसका भी एक इतिहास है। जब मैं सरकारी ड्यूटी पर ज्वाइन हो गया तो जिस सेक्शन में मुझे ट्रेनिंग देने के लिए 6 महीने के लिए भेजा गया, उस सेक्शन का सेक्शन सुपरवाइजर आदिवासी थे और उससे 1 साल जूनियर आदमी पटेल, तो नागपुर के रहने वाले थे। उनको उन्होंने मुझे ट्रेनिंग देने के लिए जिम्मेदारी लगाई कि ट्रेनिंग है, इनको ट्रेनिंग दो। वो व्यक्ति भी बड़ा युग था। वो शाम को 6 बजे तक मुझे टेलीफोन विभाग की ट्रेनिंग देता था और 6 बजे के बाद वो मानसिक की ट्रेनिंग देने के लिए लेके जाता। वो डेली ऐसे करता था और उसी तरह से पहले दिन से वो मुझे मानसिक के मीटिंग में लेके गया और इस तरह से मैं मानसिक में मेरी एंट्री। उसके बाद में मैं लगातार इस काम को करता रहा। आप में से कुछ लोगों को जानकारी होगी, कुछ लोगों को जानकारी नहीं है कि ये जो आंदोलन आज चल रहा है, उस आंदोलन का निर्माता राजस्थानी आदमी
इस आंदोलन का निर्माता जो है वो राजस्थानी आदमी है, उसका नाम है दीना भाना। उसका नाम दीना है, उसके पिताजी का नाम भाना है, क्योंकि मनुस्मृति के अनुसार हमारे लोगों का नाम 2 अक्षर से लंबा नहीं हो सकता। ये थोड़ी हमारे लोगों पर बहुत सारी गुजराती लोगों ने, वो होशियार लोग हैं, तो उन्होंने क्या किया, 2 शब्दों के जो नाम है उसमें भाई और लगा दिया। जो भी नाम है उसको भाई लगाया, वो 4 अक्षर का हो गया। तो आप लोगों को मालूम है कि गुजरात में हर एक के नाम में भाई लगता है और महिला के नाम में बेन लगता है। ये वहां का एक कल्चर है, वहां की व्यवस्था है। तो दीना भाना जी राजस्थान के थे। वो 7वीं 8वीं से ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मगर हर जगह डिग्रियां काम नहीं करती हैं। वो मार्शल थे। दीना भाना जी वो मार्शल थे, उनकी विशेषता थी, वो मार्शल थे। चतुर्थ श्रेणी की नौकरी राजस्थान से जाकर डिफेंस में, वहां और डिफेंस में उन्होंने नौकरी की, पकड़ी। और नौकरी पकड़ने के बाद उन्होंने ST एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन नाम का संगठन बनाया। और क्योंकि वो उसके संस्थापक थे, तो वो संस्थापक अध्यक्ष दीना भाना जी। वो 7वीं 8वीं से ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनके संगठन के सदस्य ग्रेजुएट थे। वो 7वीं 8वीं से ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनके संगठन के सदस्य ग्रेजुएट थे। DK कापड़े BSc ग्रेजुएट थे नागपुर से, वो उनके संगठन के सदस्य। दीना भाना जी ने बाबा साहब आम्बेडकर जी के जयंती की छुट्टी के लिए मैनेजमेंट से झगड़ा किया। तो मैनेजमेंट का जो चीफ था मैनेजर, वो तमिलनाडु का ब्राह्मण था। तो उसने बाबा साहब के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। तो उसके लिए उन्होंने उसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया, दीना भाना जी। तो इसकी वजह से उसको सस्पेंड किया वो तमिलनाडु के ब्राह्मण ने। सस्पेंशन का लेटर निकाला, उसका अंग्रेजी में DK खापरडी ने जवाब लिख कर दिया। तो मैनेजर को लगा, अरे 7वीं 8वीं फेल आदमी है, ये अंग्रेजी में कैसे जवाब दे सकता है, जरूर कोई इसके पीछे हो। उसने ढूंढने की कोशिश की तो पता चले DK खापरडी है, उसको भी सस्पेंड कर दिया। अब शुरू के ये 60-65 के समय की बात थी, 60-65 के दरमियान की बात थी। और अभी 10-15 साल का समय संविधान लागू होके हुआ था, ज्यादा नहीं हुआ। तो हमारे लोगों के संगठन तो होते थे, मगर उनके ऑफिसेस नहीं होते थे, दफ्तर नहीं होते। संगठन होना ही बहुत बड़ी बात है, तो उसका ऑफिस होना चाहिए। तो वामसिप है, जिसके 100 से ज्यादा ऑफिसेस ऑल इंडिया में है, और 10-15 लाख रुपया तो हम उसका रेंट देते हैं महीने का, सारे देश में। तो क्योंकि ये कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है, मगर उस समय कोई दफ्तर नहीं था, तो इन्होंने गार्डन में जाके मीटिंग की। तो मीटिंग में 6 बजे के बाद ड्यूटी समाप्त होने के बाद 10-20 लोग इकट्ठा हो गए। तो मीटिंग में डिसाइड हुआ, मीटिंग में ये चर्चा में मुद्दा आया कि एक नौजवान आदमी पंजाब से डिफेंस एक्सप्लोजिव में आया है, तो उसकी इस काम के लिए मदद लेनी चाहिए। तो
क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में सेक्शन में वो ज्वाइन हुआ था, जिनका नाम काशीराम जी थे, तो खबर भी उसी डिपार्टमेंट सेक्शन में थे, उन्होंने बताया। तो निर्णय ये हुआ कि उनकी मदद लिया जाए। तो वो 11 लोगों का डेलीगेशन बनाया गया। वो काशीराम जी को मिलने के लिए उनके यहाँ रेंटेड घर था वहां, और जब इन्होंने उनको कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है और आप हमारी मदद करो आंदोलन करने में, आप इसके लिए अभी ऑफिसर हैं, अगर आप हमारी मदद करते हो, आंदोलन करने में मदद करते हो, तो आपको करना चाहिए। तो काशीराम जी ने उन लोगों को अपने रूम से उन लोगों को भगा दिया, जाओ, उनको डांट डपट करके भगा दिया। तो वहां से भागकर फिर उसी ग्राउंड में गार्डन में, और गार्डन में आके फिर विचार विमर्श किया। विचार विमर्श में ये निर्णय हुआ कि काशीराम जी ने हमारा साथ तो नहीं दिया, मगर हमको घर से भगा दिया साथ सहयोग के बजाय, तो हम कल जाकर उनको 11 लोगों का डेलीगेशन दोबारा जाएंगे, साथ सहयोग मांगने के लिए नहीं जाएंगे। हमको भगाया क्यों, ये बताओ, भगाया क्यों, ये पूछने के लिए जाएंगे। तो गए काशीराम जी को, उन्होंने पूछा कि भैया आपको अपने साथ सहयोग मांगा था, अपने साथ सहयोग नहीं दिया, उल्टा आपको अपमानित करके भगा दिया, क्यों आपको भगाया, ये पूछने के लिए आए हैं। तो काशीराम जी ने कहा कि आप सहयोग की बात कर रहे थे, आंदोलन करने की बात कर रहे थे। तो मैंने सोचा जब मैं आंदोलन शुरू करूंगा तो शुरू करने के बाद आप लोग भागने वाले ही हो, तो क्यों न पहले ही भगा दिया, इसलिए मैंने आप लोगों को भगा दिया। काशीराम जी ने उनको ये जवाब दिया, या बाद में तो भागने वाले ही थे। तो दीना भाना जी ने जवाब दिया, नहीं हम भागने वाले लोग नहीं है, लड़ने वाले लोग हैं, भिड़ने वाले लोग हैं। अच्छा पक्का? देखो अभी मैं तुम्हारा, अगर ऐसा तुम्हारा वादा है तो मेरी एक शर्त है, अभी वो जनरल मैनेजर को मैं मिलने के लिए तुम्हारे इस मामले पर मिलने के लिए जाना चाहता हूं। उस कैबिन के 2 दरवाजे हैं, और एक दरवाजे पे डीके खापरडे खड़ा रहेगा, दूसरे दरवाजे पे दीना बना रहे। मंजूर है? क्यों दरवाजे पकड़े रहने की क्या जरूरत है? दीना बाना जी, दरवाजे पकड़े रहने की क्या जरूरत है? काशीराम जी ने कहा कि जब आप दरवाजे पर रहोगे मैं अंदर चला जाऊंगा, तो कोई तीसरा आदमी, हम 2 लोग अंदर है, कोई तीसरा आप अंदर आदमी नहीं आना चाहिए। जब मैं अंदर रहूंगा, जनरल मैनेजर से बात करूंगा, तीसरा आदमी नहीं आना चाहिए। आप लोगों को गेट पे रोकने का काम है, आने नहीं जाए। तो हाँ ठीक है, अगर ऐसा है तो काशीराम जी गए वो जनरल मैनेजर को मिलने के लिए, और उनको उन्होंने कहा कि ये इतने से छोटे से मसले के लिए आपने उनको सस्पेंड किया, उनकी क्या गलती थी? आपने ही बाबा साहब अम्बेडकर के लिए अपमानजनक बातें की, तो उन्होंने उसका विरोध किया, तो क्या गलत किया? इसके बावजूद भी आप मनमानी कर रहे हो, ये आप पीछे डरो। तो वो अधिकारी जो ब्राह्मण था, वो तमिलनाडु का ब्राह्मण था, एरोगेंट था, तो वो उसको ही, काशीराम जी को ही धमकाने लगा। तो काशीराम जी 6 फीट के लगभग ऊंचे थे, वो बड़ा लंबा, उसका बड़ा अधिकारी था, जनरल मैनेजर था, एक्सप्लोजिव प्रोडक्शन होता था, वो कांच का ऐसा बड़ा टेबल था, ऐसे खड़े हो गए, खड़े होकर फिर ऐसे झुककर उसके बाल पकड़े, क्योंकि वो गैप था, वो उधर कुर्सी में बैठा था, तो उसके बाल पकड़े,
बाल पकड़कर वो कांच के ऊपर उसके बाल पकड़कर उसका जो मुंह था वो कांच पर काशीराम जी जो है उसको मार दिए। 2-3 बार मारने के बाद उसके नाक से खून निकलने लगा। दीना भाना जी ने देखा, वो दीना भाई दौड़ते खबरडे साहब के पास, अरे वो काशीराम उसको मर्डर कर देगा, मार देगा, खत्म कर देगा। दोनों लोग अंदर दौड़ गए। दौड़ने के बाद में उसको काशीराम जी को पकड़ा। पकड़ने के बाद में उसको पकड़कर बाहर लेके गए। अब काशीराम जी को पहले ही अंदेशा था कि वो एरोगेंट जनरल मैनेजर है, वो सुनेगा नहीं, तो मुझे पंजाबी स्टाइल में कुछ करना पड़ेगा। तो गवाही के लिए कोई आदमी होना नहीं चाहिए, तो इसलिए दरवाजे पर आदमी खड़ा रखे थे। वो जनरल मैनेजर का मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया कि ये दोनों लोगों ने मुझे बचाने का काम किया, नहीं तो मार दी साहब। उसने दूसरे दिन दोनों को सस्पेंशन से रिवोक कर दिया। और उसकी जगह काशीराम जी को सस्पेंड कर। अब चूंकि काशीराम जी के विरोध में किसी प्रकार की कोई गवाही नहीं थी, बल्कि ये 2 गवाह थे कि नहीं ऐसा कोई गवाही नहीं। तो सस्पेंशन के बाद में ये लोग रिवोक हो गए। जनरल मैनेजर में 2-3 दिन में क्या किया कि ये जो दीना भाना है, ये है जो आदमी है, ये मार्शल है, लड़ाकू आदमी है। अभी ये रिवोक होने के बाद ये फिर झगड़ा शुरू करेगा, लड़ाई बंद नहीं करने वाला है आदमी। तो उसके पास पावर था, तो उसने क्या किया, डिफेंस एक्सक्लूसिव दिल्ली में था, वहां से उसका ट्रांसफर कर दिया दीना भाना जी का। जब दीना भाना जी का ट्रांसफर दिल्ली में हुआ तो जाने के पहले दीना भाना जी ने एक लेटर निकाला और कहा कि काशीराम तुम अभी सस्पेंडेड हो, तो तुम अध्यक्ष बने। तो दीना भाना जी ने काशीराम जी को SC/ST एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष नॉमिनेट किया। तो काशीराम जी अध्यक्ष हो गए। अब उनके पास क्योंकि वो सस्पेंडेड थे तो समय ही समय था, वो यही काम करते थे। 10-12 साल के बाद हाईकोर्ट ने उनके फेवर में निर्णय दिया। तब तक आंदोलन काफी आगे बढ़ चुका था, तो काशीराम जी ने नौकरी ज्वाइन करने के लिए मना कर दिया। 65-66 साल की बात थी ये। तो उसके बाद में क्या हुआ, जो SC/ST एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन था, उसका नाम बदलने का काम काशीराम ने किया। उसकी एक बड़ी वजह थी। एक दिन रात के 9 बजे खबरडे साहब उनको मिलने के लिए गए। तो काशीराम जी ने खबरडे साहब को कहा कि अरे तुम तो बोलते हो कि बाबा साहब आम्बेडकर ने कई किताबें लिखी, तो कोई किताब है क्या बाबा साहब की पढ़ने लायक? कहा है, कहा एक किताब है। तो खबरडे साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नाम की छोटी सी किताब थी, 101 पेज की। वो किताब उन्होंने रात के 9 बजे काशीराम जी को दी। दूसरे दिन सवेरे 9 बजे डिपार्टमेंट में जाने के पहले खबरडे साहब उसको मिलने के लिए गए, वो किताब के रेफरेंस पे बात करने के लिए। तो काशीराम जी जिस कुर्सी पर बैठे थे रात के 9 बजे, तो उसी कुर्सी पर बैठे थे। तो खबरडे साहब ने पूछा कि आप सोए नहीं क्या? कहा कि नहीं, मैं रात के 9 बजे किताब देने के बाद आपने किताब दिया तो पढ़ने शुरू किया। 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा, तुम आए थे तो अभी भी पढ़ी रहा। तो ये किताब पढ़ने के बाद खबरडे अभी ऐसा हुआ है कि जिंदगी में कुछ करना चाहिए तो करने के लिए मकसद होना चाहिए।
जिंदगी में कुछ करना चाहिए तो करने के लिए कोई मकसद होना चाहिए। ये किताब पढ़ने के बाद मुझे मकसद मिला। तो इसलिए अब मेरे माता पिता ने मेरी शादी का एंगेजमेंट कर दिया है, तो मैं आज से ये संकल्प करता हूं कि घर नहीं जाऊंगा। खबरडे साहब को उन्होंने कहा कि आज मैं तुमको बता रहा हूं कि मैं अब भविष्य में पंजाब मेरे घर नहीं जाऊंगा। दूसरी बात, एंगेजमेंट को तोड़ देता। तीसरी बात, मैं व्यक्तिगत रूप से किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी, कोई संपत्ति अपने नाम पर नहीं। ये 3 संकल्प उन्होंने खबरडे साहब को बताए। और फिर उन्होंने जब वो काम शुरू किया तो उनको ऐसा लगा कि केवल SC ST के लोगों को इकट्ठा करने से इस देश में जो बदलाव लाना है वो लाने का काम नहीं हो सकता। SC ST के साथ OBC और माइनॉरिटी के लोगों को भी जोड़ना। इस बात को ध्यान में रखते हुए SC ST के साथ साथ OBC और माइनॉरिटी को भी जोड़ना होगा। तो 6 दिसंबर 73 को काशीराम जी ने दी बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन, दी ऑल इंडिया बैकवर्ड मीन्स SC ST OBC एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन नाम का ये लॉन्ग फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म बाप से। B फॉर बैकवर्ड मीन्स SC ST OBC, A for and, M for minorities, C for communities, E for employees, F for federation। ये संगठन का कंसेप्शन किया 6 दिसंबर 78 को बाबा साहब आम्बेडकर का परिनिर्वाण दिन। और 6 दिसंबर 78 को दिल्ली के बोट क्लब मैदान में, जो राष्ट्रपति भवन के सामने है, वहां बर्थ ऑफ बांसेप का कन्वेंशन किया। और उस बर्थ ऑफ बांसेप के कन्वेंशन में 6 दिसंबर 78 को बांसेप का जन्म हो गया है, ऐसा काशीराम जी ने घोषित किया। यानी अजीब किस्म की बात है कि बच्चा पैदा होता है मां के गर्भ में, 9 महीने रहता है, ऐसा कहते हैं। तो ये बांसेप 5 साल गर्भ में रहा। 6 दिसंबर 73 और 6 दिसंबर 78 को इसका जन्म हो गया। तो थोड़ा काशीराम जी का जो सोचने का तरीका था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, साइंटिफिक तरीका था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। और इस तरह से जो दीनाबाना जी का संगठन बनाया हुआ था, उसी को सहारा, उसी का आधार लेकर काशीराम जी ने बांसेप संगठन की स्थापना की। मगर जो शुरुआत है वो आंदोलन की शुरुआत जो हम कर रहे थे, शुरुआत दीनाबाना जी के द्वारा हुई। ये 2 बातें जानना समझना जरूरी है। साथियों, जब हम लोग इस काम में जुटे, मैं खास तौर पे संगठन के साथ जुड़ा, तो ऊना से हमने खबरडे साहब को कई बार औरंगाबाद बुलाया। मैं औरंगाबाद में था, जहां बाबा साहब आम्बेडकर ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के नाम पर मिलिंद कॉलेज बनाया था, वहां मैंने पढ़ाई किया। उस कॉलेज की विशेषता ये थी कि अभ्यासक्रम के अलावा आंदोलन के संबंध में भी बहुत सारी बातें जानने, समझने और सीखने को मिली। ये भी एक बड़ी वजह है कि हम इस आंदोलन में शामिल हुए। तो जब हम खबरडे साहब को बुलाते थे तो वो भी अजीब किस्म के थे। जब वो उनका कार्यक्रम रात में 8-9 बजे तक हो जाता था, उनको खाना वाना खिलाकर हम लोग उनको पुनः जाने वाली बस स्टैंड पर छोड़ने के लिए जाते थे। तो जाते थे तो जिज्ञासा के तहत मैं उनको सवाल पूछता था तो वो जवाब देते थे। फिर सवाल पूछता था, जवाब देते थे। तो गाड़ी आती थी, गाड़ी चली जाती।
एक गाड़ी आती थी, दूसरी गाड़ी आती थी, तीसरी गाड़ी आती थी, रात के कभी 2 बज गए, कभी 3 बज गए, कभी 4 बज गए, और जब सारे सवालों के जवाब खत्म हो जाते तब वो गाड़ी पर। तो ये इस तरह से जो जानकारी हमें मिली, खास तौर पर मुझे, तो जो मीटिंगों में वो जानकारी देते थे, जो सवाल जवाब से जानकारी मिली, उससे एक बात प्रारंभिक स्तर पर ही मुझे समझ में आई। वो बात क्या है? उस बात का मेरे दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा। वो बात मुझे ये समझ में आई कि इस देश में बड़ा परिवर्तन अगर करना है तो संगठित शक्ति के सिवा, संगठित शक्ति के बल पैदा किए बगैर, निर्माण किए बगैर बड़ा बदलाव संभव नहीं। ये बात मुझे बड़ी गहराई से समझ में आई। जब ये बात मुझे गहराई से समझ में आई तो मैंने इतना लंबा समय संगठन बनाने के लिए लगाया। हमारे लोग ज्यादातर कागजों में संगठन बनाते हैं। संगठन बनाना बहुत मुश्किल काम है। मैं अपना तजुर्बा आपको बताता हूँ। हमारे पढ़े लिखे लोगों के सवाल होते थे, उसके हम जवाब देते थे। 6 महीने के बाद जब उनको मिलते थे, वो सवाल दोबारा वही पूछता, काम करता नहीं था, दोबारा वही सवाल पूछता। ऐसा बड़ा अजीब किस्म का मामला था। गांव देहात के लोगों को जाकर बताओ तो गांव देहात के लोग क्या कहते हैं? हाँ, समझ आ गई, करना क्या है बताओ। और जो हमारा SC ST OBC का जो पढ़ा लिखा आदमी है, वो 10 सवाल पूछता था, 10 सवाल के जवाब अगर दे दिए तो भी पता नहीं चलने देता था कि वो जुड़ना चाहता है कि नहीं चाहता। बल्कि अगली बार जाओ तो फिर वही सवाल दोबारा पूछता है। ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में और तजर्बे में साथियों, हमने 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में 1.5 लाख से ज्यादा गाँव में इस संगठन का हिस्सा किया। इतना बड़ा जो इतना बड़ा संगठन शक्ति का निर्माण किया, इतना लंबा समय लगाने के बाद निर्माण किया, इस संगठित शक्ति के बल की वजह से वहां 3-4 लाख लोग जो इकट्ठा हो गए, वो इस वजह से हुए, एकाएक नहीं हुए, इतने लंबा समय लगाने के बाद हुए। दूसरी बात आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि उस लाखों की भीड़ में एक 4 व्हीलर गाड़ी चपेट में आ गई। दूसरे लोग होते तो गाड़ी पे जाके नाचते, जैसा होता है, या जला देते। गाड़ी को जलाने के लिए उसमें पेट्रोल डीजल होता है तो एक्सप्लोजिव होता है, बहुत जल्दी पकड़ देता है, बहुत जल्दी भड़का उठता है, और अगर जलता तो फिर पुलिस वालों को गोली चलाने का मौका मिलता है। वहां पत्रकार थे, पत्रकार लोग हमारे लोगों को कह रहे थे, जलाओ, अरे जलाओ, क्या देख रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, तुम्हारे आंदोलन की खबर आएगी कैसे? जलाओगे तब तो आएगी। वो ऐसा भाजपा के हमारे जिनका आदमी लगता है, हमारे आदमी भी साले इतने होशियार, वो जलाने के बजाय उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर दी। वो रिकॉर्ड हमारे पास है। यानी किसी प्रकार की कोई हिंसा, हमारे इतने बड़े पैमाने पर, कुछ पुलिस वाले बोल रहे हैं अजीब किस्म आंदोलन, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई शांति नहीं, कोई हिंसा नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब कि मेरे जीवन में, मैंने अभी 25 साल हो गया इंस्पेक्टर हूं, तो मुझे ऐसा कोई आंदोलन देखने को नहीं मिला है इतना शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। तो हम तो लोगों को इतने सालों से तैयार कर रहे थे कि कानून और संविधान के दायरे में रहकर कार्य करना। आर्टिकल 19 में
शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का मौलिक अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा। उसमें कहीं पर भी नहीं लिखा कि हिंसा करते हुए अधिकार मिलेगा। क्यों वकील साहब, बराबर है ना? आप लोग भी संविधान थोड़ा पढ़ लेना, आर्टिकल 19 पढ़ लेना। ये आर्टिकल 19 के बारे में मैंने ही सारे देश के लोगों को बताया, पहले मालूम ही नहीं। हमारे लोगों को संविधान मालूम था, और कैसा मालूम था वो देखा ही नहीं था, मगर मालूम था बाबा साहब ने लिखा, बस इतना ही। उसमें क्या लिखा वो देखा ही नहीं तो मालूम कहां से होगा? ना नजदीक से देखा ना दूर से देखा, बाबा साहब ने लिखा, बस यही बात उनको मालूम थी, बस इतना ही मालूम था और कुछ जानकारी नहीं। तो आर्टिकल 19 जो है ये मौलिक अधिकार, जो चैप्टर नंबर 3 है, वो मौलिक अधिकार का हिस्सा है। बहुत सारे मौलिक अधिकार है, एक नहीं। उसमें आर्टिकल 19 एक बड़ा मौलिक अधिकार है, जिसमें संगठन बनाने का, चलाने का, संचालन करने का, अभिव्यक्ति की आजादी का, बोलने का, भाषण करने का मौलिक अधिकार है। बहुत सारे मौलिक अधिकारों में एक अधिकार है जो बड़ा अधिकार है, जिसके आधार पर हम इस देश की सारी व्यवस्था बदल सकते हैं, इस देश में आजादी हासिल कर सकते हैं। इस देश में आप लोगों को वोट का अधिकार दिया गया है। वोट का अधिकार वोट देने का अधिकार नहीं है। वोट का अधिकार शासक चुनने का अधिकार नहीं है। वोट का अधिकार शासक बनने का अधिकार। यदि आप चाहते हो तो एमएलए एमपी को चुनने के लिए वोट के अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हो, और चाहते हो तो उसका उपयोग शासक बनने के लिए भी कर सकते हो। और संविधान आपको मदद करेगा, कोई अवरोध नहीं खड़ा करेगा। ये लिखा हुआ है संविधान। हमारे लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं। और ये काम आर्टिकल 19 के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है, बोलने की आजादी का अधिकार है, संगठन बनाने की आजादी का अधिकार है, संगठन संचालन करने की आजादी का अधिकार है, आंदोलन करने का अधिकार है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो इस देश में बदलाव ला सकते हो। यही बात मुझे उम्र के 18 साल 3-4 महीने के दौरान जो खबरडे साहब के द्वारा पता चली, क्योंकि ये जो आंदोलन है इसमें पहले नंबर के आंदोलनकर्ता व्यक्ति का नाम है दीनानाथ। आंदोलन में दूसरे व्यक्ति का नाम है डी.के. खापरडे सीनियरिटी में। आंदोलन में तीसरे व्यक्ति का नाम है काशीराम। काशीराम जी पहले व्यक्ति का नाम नहीं। इस आंदोलन में काशीराम जी का नाम तीसरे नंबर का है, क्योंकि ये सारा तथ्य जो है हमें मालूम होना चाहिए सही तरीके से। इससे काशीराम जी का आंदोलन में कंट्रीब्यूशन कम नहीं होता है, जो है वो इतिहास है और कंट्रीब्यूशन काशीराम जी का बहुत बड़े पैमाने पर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में, इसको नेशनल लेवल बनाने में। जब 14 अप्रैल 1984 को काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई थी तो वामसे 13 स्टेट में 140 जिलों में थी, और जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना तो इसे 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में संगठन बनाया। कोई ऐसा व्यक्ति जीवित नहीं है मेरे मुकाबले में जो 500 जिलों में फिजिकली जाकर मीटिंग किया हो। कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का आदमी जीवित नहीं है। हेलीकॉप्टर से गया हो सकता है, अगर SC ST OBC माइनॉरिटी का आदमी हेलीकॉप्टर से कहां से जाएगा? तो गया भी होगा तो मैं उसके कंपेयर नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मैं फिजिकली 500 जिलों में जा चुका हूं। फिजिकली 500 जिलों में 714 जिले हैं। भारत में आज के तारीख में 714 जिले हैं। आंकड़े बढ़ते रहेंगे क्योंकि जिलों की संख्या बढ़ती रहती है, तहसीलों की भी संख्या बढ़ती रहती है। तो साथियों मैं आपको बता रहा हूं कि ये इतना बड़ा, जब मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का अवसर मिला तो अभी 23वां साल चल रहा है। 2000 में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। तो उसके बाद
मैंने संगठन के लिए 15 पॉइंट प्रोग्राम दिए। इसके पहले ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था जो संगठन के लिए 15 पॉइंट प्रोग्राम। उसमें पहले नंबर में 2 पॉइंट प्रोग्राम जो थे वो बहुत बड़े थे। एक ज्योग्राफिकल नेटवर्क, यानी भारत जितना बड़ा है उतना बड़ा संगठन होना चाहिए, दैट इज जियोग्राफिकल नेटवर्क। और दूसरा कार्यक्रम, हमारे लोग केवल भौगोलिक क्षेत्र में ही निवास नहीं करते हैं बल्कि उनकी जातियां भी अलग अलग है। तो शेड्यूल कास्ट की 1703 जातियां हैं, यानी ब्राह्मणों ने शेड्यूल कास्ट के 1703 टुकड़े किए, 801 आदिवासियों के टुकड़े किए, 3743 टुकड़े ओबीसी पिछड़े वर्ग के किए। तीनों को मिलाकर 6247 जाति के टुकड़े। तो 6247 जाति के टुकड़े हैं ब्राह्मणों ने किए। तो इन टुकड़ों को जगाने का एक कार्यक्रम हमने चलाया। एक तो भौगोलिक नेटवर्किंग का कार्यक्रम चलाया मेरे कार्यकाल, एक पर्टिकुलर कार्यक्रम बनाए, और फिर जो 2 पॉइंट प्रोग्राम है उसको 15 पॉइंट प्रोग्राम में रूपांतरित कर दिया गया। तो ये जो दूसरे नंबर का कार्यक्रम है, दूसरे नंबर का 2 पॉइंट प्रोग्राम है, ये 2 पॉइंट प्रोग्राम में सोशल नेटवर्किंग का कार्यक्रम शुरू किया ताकि शेड्यूल कास्ट के लोगों को, जातियों को, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोगों को, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोगों को, होता क्या है कि शेड्यूल कास्ट के नाम से अगर मीटिंग ले लो तो जो जागृत जाति के लोग हैं वही मीटिंग में आते हैं। जो जागृत नहीं है, जो पीछे है, जो पिछड़े हैं, वो पीछे ही रहते हैं, आते ही नहीं मीटिंग में। तो उनको कोई नया विचार मिलता ही नहीं। ये कमी और खामी हमने ढूंढ के निकाली और कार्यक्रम बनाया है कि शेड्यूल कास्ट में जो अगड़ी जातियां है, जो आगे बढ़ चुके, संवैधानिक अधिकारों का फायदा जिन्होंने ज्यादा लिया, वो उनका एक अलग संगठन बनाओ देश में। उनको तो फायदा हुआ, वो आगे भी फायदा लेने लायक है, उनको तो कुछ बताए बगैर भी फायदा लेने लायक है, इतने जागृत हो गए। कॉन्शियस है। दूसरा, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, यानी शेड्यूल कास्ट की मध्यम जातियां, उनके लिए अलग संगठन। तीसरा है शेड्यूल कास्ट की 29 जातियां है जो ऑल इंडिया में सफाई का काम करती है। हमारे लोगों को ठीक से पता नहीं, भारत में 29 जातियां हैं शेड्यूल कास्ट की जो सफाई का काम करती है। आप लोगों को एक हाथ की मालूम हो, राजस्थान की जो है टोटल 29 जातियां है शेड्यूल कास्ट की जो सफाई का काम है। तो उसको जगाना, उसका अलग संगठन बनाना जरूरी है। जब तक नहीं बनाया जाएगा उनका विकास होना बहुत मुश्किल है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अलग से संगठन बनाया। फिर आदिवासियों में ऐसे आदिवासी है जिनके राज रहे। तो आपके राजस्थान में तो भीलों का राज, और मध्य भारत में गोंड आदिवासियों का राज, गोंड ट्राइब जो है उसका राज। तो जो आदिवासियों का राज था उनको एडवांस अगर मान लिया जाए तो छत्तीसगढ़ में बस्तर एरिया ऐसा है जहां अभी भी वहां आदिवासी लोग कपड़ा नहीं पहनते। ये भी स्थिति हमारे ही लोग हैं, तो हमारी तो जिम्मेदारी बनती है ना। अगर हम लोग उनको जगाने का काम करें और उसके लिए कोई विशेष कार्यक्रम बनाए तो वो भी उस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। तो आदिवासियों की 2 अलग संगठन बनाने का हमने निर्णय किया ताकि जो ज्यादा बैकवर्ड है उन लोगों को भी तैयार किया जा सके, उनके अंदर भी नेतृत्व निर्माण किया जा सके। फिर उसके बाद है नॉमेडिक ट्राइब। पता नहीं आप लोगों को मालूम है नहीं मालूम, राजस्थान में भी क्रिमिनल ट्राइब जातियां है? सारे देश भर में
हाँ नहीं, अंग्रेजों के समय में 197 जातियां क्रिमिनल ट्राइब्स है, वो लिस्ट है ऑलरेडी। आज भी गांव में जब वो पाल बनाकर रहते हैं, पाल बनाकर तो रहते हैं, ये तो जानते हो ना। तो गांव में जब जाते हैं 2-4 दिन के लिए रहते हैं, तो गांव का पुलिस पाटिल होता है, उसको बताना पड़ता है कि मैं 2 दिन रहूंगा, 4 दिन रहूंगा, ये रिकॉर्ड करना पड़ता है। अरे आप लोगों को जानकारी है, ये करना पड़ता है। इधर नॉमिनी टाइप लोग, हमारे लोग हैं, उनका अलग नेशनल लेवल का संगठन बनाना जरूरी है। अगर नहीं बनाओगे तो फिर उनका क्या होगा? इतिहास है ना, इतिहास क्रम में जो ब्राह्मणों के साथ संघर्ष हुआ, उस संघर्ष के बदौलत ऐसा हुआ। उन लोगों को बंदूकें बनाना आता है, क्यों? नॉमेडिक ट्राइब के लोगों को बंदूकें बनाना आता है, क्यों बनाना आता है? वही तो हिस्टोरिकल कारण होगा। उनको हथियार बनाना आता है, यानी बगैर किसी जरूरत के हथियार बनाते थे, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। कोई तो वजह रही होगी। तो नॉमिनी टाइप के जो लोग हैं वो भी हमारे लोग हैं। उसके बाद है एमबीसी, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट। तो आपको समझ में आया इसलिए बता दो, ये नाई जाति के लोग हैं, वो ओबीसी में आते हैं। अगर वो बैकवर्ड में मोस्ट बैकवर्ड है। राजस्थान में या किसी भी प्रदेश में मैंने एक अनुभव किया, जैसे उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लो, तो उत्तर प्रदेश में जो बैकवर्ड है ओबीसी है, ज्यादा से ज्यादा 2-4 जाति के नाम ले सकते हैं, बाकी सारे मोस्ट बैकवर्ड है। जैसे कुर्मी है, राजस्थान में मुझे नहीं लगता कुर्मी हो गया, या बॉर्डर जिले में शायद कुर्मी वगैरह होंगे। बॉर्डर में जो गुजराती बॉर्डर के जो कुर्मी है ना, कनबी वगैरह, हाँ होंगे, बॉर्डर में होंगे। तो दूसरा है उधर लोध है, तीसरा है गुजर है, जाट है। ऐसे 4-5 जाति के लोग उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड के नाम पर सदा चलता है। बाकी सारी मोस्ट बैकवर्ड जातियां है, संख्या में भी कम है और किसी जिले में है, सारे प्रदेश में 1-2 जिले में है या कमिश्नरी में है, तो बाकी है ही नहीं। तो संख्या कम होने की वजह से राजनीति में भी प्रभाव कम है। यानी जिनकी संख्या कम होगी तो राजनीतिक पार्टी वाले भी उनके तरफ ध्यान देने के तैयार नहीं। जब इनके वोटर ही नहीं है, ये कोई ग्राम पंचायत का सदस्य चुनने लायक नहीं है, तो इनको ध्यान देने की जरूरत क्या है? जो राजनीति हमारे देश में चल रही है वो इस तरह से, तो जीतने अभी टिकट किसको मिलेगा? तो एक क्राइटेरिया है बीजेपी का, एक क्राइटेरिया है कांग्रेस का, जीतने लायक कौन है? हो गया आउट, शेड्यूल कास्ट आउट हो गया, शेड्यूल ट्राइब आउट हो गया, नॉमिनी ट्राइब आउट हो गया, मोस्ट बैकवर्ड आउट हो गया आउट। जीतने लायक कौन है? तो हम थोड़ी जीतने लायक, यानी टिकट किसको मिलेगा? तो जीतने लायक कौन है? अगर उसने एप्लीकेशन दिया भी तो उधर तो जीतने लायक नहीं, तो उसको पूछना चाहिए कांग्रेस को, बीजेपी को, फिर हम किस लायक है? तो बोलेगा वोट देने लायक। वोट देने का काम करो, बाकी कोई काम धाम आपको नहीं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये तमाम लोगों की जो जाति व्यवस्था है उसके आधार पर हम लोगों को सोशल नेटवर्किंग का कार्यक्रम बनाना होगा और उनका अलग अलग संगठन बनाना होगा। ओबीसी का, एलबीसी का, नॉमिनी टाइप का अलग अलग संगठन बनाना होगा और तमाम बैकवर्ड क्लासेस की, अगर मुस्लिम्स को ये है, बुद्धिस्ट है, जैन है, लिंगायत है, तो ये सारे लोगों का संगठन इस तरीके से बनाना होगा। अगर इस तरीके से आप नहीं बनाते हो तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। इस बात को ध्यान में रखिए। कामयाब क्यों नहीं हो सकते? ज्यादा संख्या का समर्थन आपको नहीं मिलेगा, आप कामयाब नहीं हो सकते। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आप तभी कामयाब हो सकते हो जब ज्यादा संख्या का जन समर्थन आपको मिलेगा।
तो ये सोशल नेटवर्किंग का कार्यक्रम ज्यादा जनसंख्या का, ज्यादा जातियों का समर्थन अर्जित करने के लिए बनाया। और इस तरह से तमाम सारे देश भर में हमने संगठन बनाए, ऑफशूट संगठन बनाए, 86 ऑफशूट संगठन है। और वहां जो 3-4 लाख लोग इकट्ठा हुए, ये तमाम जाति के लोग वहां थे, एक जाति के लोग नहीं थे, ये तमाम जाति के लोग वहां आंदोलन में थे। कम और ज्यादा हो सकते हैं, मगर तमाम जाति के लोग वहां थे। और इस वजह से ये इस हिसाब से हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक आंदोलन माना जा सकता है। मैं इसको केवल हिस्टोरिकल कह सकता हूं, क्यों? क्योंकि इससे बड़ा होने वाला है, इससे बड़ा होने वाला है। आप लोगों के लिए ये बड़ा है, मेरे लिए मैं आंख लगा के सोच रहा हूं कि अभी इससे बड़ा कैसे मैं इस पर काम कर रहा हूं। तो अभी हमारी बामसेप की जो रणनीति है वो थोड़ा, तो बामसेप प्लानिंग और प्रिपरेशन का काम करने वाला संगठन है, तो अब बामसेप का काम करने की जरूरत नहीं है, अब हमको एक्शन करने की जरूरत है। तो हमारी रणनीति में एक बड़ा बदलाव आया है। हमारी रणनीति में एक बड़ा बदलाव आया। बड़ा बदलाव क्या है? कि बामसेप जिस आंदोलन के लिए प्लानिंग और प्रिपरेशन कर रहा था, वो काम पूरा हो गया। अब हमको उस तैयारी को जंगे मैदान में आजमाना है। तो आजमाने का काम नागपुर में किया गया। ऐसे तो इसके पहले भी किया गया। भारत बंद हमने 5 मार्च 2019 को किया। तो नरेंद्र मोदी को पार्लियामेंट में कानून पास करना, मंत्रिमंडल में पास नहीं किया, पार्लियामेंट में पास करवाया। इतना बड़ा बात नहीं है। ये तो नरेंद्र मोदी कितना अकड़ू आदमी जानते हो, बहुत अकड़ने वाला आदमी। वो उसको सीधा किया, कोई आदमी उसको सीधा नहीं कर सकता। आपने किया सीधा उसको। 29 जनवरी 2020 को सीए के विरोध में भारत बंद किया। आरएसएस ने प्रचार किया देश भर में, सीए का कानून मुसलमानों के विरोध में। गलत बात है, झूठ बात है। सीए मुसलमानों के विरोध में नहीं है, और अगर है भी तो बाद में है। आसाम में जब उन्होंने प्रायोगिक तौर पर छोटे पैमाने पर अपनाया, तो 19,48,000 लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित किया। उसमें केवल 5 लाख मुसलमान थे, 14,48,000 SC, ST, OBC के थे। SC के थे, ST के थे, OBC के थे। 14,48,000 लोगों को वहां आसाम में नागरिकता के अधिकार से वंचित किया। अब ये नागरिक भारत के नहीं है। पाकिस्तान कहता हमारे भी नहीं है, दूसरे देश वाले कहते हमारे भी नहीं है। तो वो लोग कहते हम कहां जाए? समझ रहे क्या? अमेरिका कहता है कि ये जाति वाले लोग तो अमेरिका में है ही नहीं, ये तुम्हारी जाति की जो गंदगी है ये तो वो तुम्हारी है, ये इधर है ही नहीं। जाति की पहचान के आधार पर तो गारंटी से कहा जा सकता है या तो ये भारत के है तो पाकिस्तान के, बाकी कहीं के नहीं। तो 14,48,000 SC, ST, OBC के लोगों को उन्होंने निकाला। जब मुसलमानों के विरोध में आंदोलन करना होता है, मुसलमानों के विरोध में फसाद करना होता है, तो आरएसएस के लोग क्या कहते हैं? अच्छे हिंदू, अच्छा क्वालिटी के हिंदू। तो हमारा आदमी बड़ा गर्व से कहे, अच्छा इतना मुसलमान मारा, अभी एक भी नहीं मारा। अच्छा
फिर स्वर्ग में मिलेगा। अच्छा तू कितना मारा है? 4-5 मारा, 4-5, हाँ तेरे को स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग भी सलाह मुसलमानों के मारने पर निर्भर है। आरएसएस वाली लिस्ट बना रहे, किसको स्वर्ग में भेजना है, किसको स्वर्ग में नहीं भेजना। ये लिस्ट सारी आरएसएस की बात है। ये भी ज्यादा बड़ा, यानी यहाँ तो राज कर ही रहे, ऊपर भी राज कर रहे, ऊपर भी उनका ही। तो साथियों, तो मैं आपको बता रहा था कि हमारी अभी जो रणनीति है वो रणनीति को समझो। बामसेन के लोगों को भी मैं समझा रहा हूँ, भारत मुक्ति मोर्चा के लोगों को भी समझा रहा हूँ, बहुजन क्रांति मोर्चा के लोगों को भी समझा रहा हूँ। ये बात समझने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, क्योंकि आने वाली रणनीति की बातें हैं जो आप लोगों को समझा रहा है। आपको समझकर काम करना है। वो क्या है, अभी हमारी रणनीति का जो थ्रस्ट एरिया है 100%, वो एक्शन। अभी प्रिपरेशन बहुत हो गया, देखा नहीं नागपुर में कितना प्रिपरेशन हमने किया था, एक चींटी भी नहीं मरी। लखनऊ में 4-5 लाख लोग जब हमने इकट्ठा किए रमाबाई मैदान में, तो एक अधिकारी आया, कहा कि हिंसा हो सकती है, बहुत लोग हैं। तो दूसरी एक लेडी इंस्पेक्टर थी, कहा कि ये कौन, किसके नेतृत्व में? वामन बेचा। फिर चींटी भी नहीं मरी। कहा क्यों? मैंने उसका काम करने का, संविधान के दायरे में रहकर काम करने का तरीका है। तो जो संविधान के दायरे में रहकर काम करने का तरीका है, जो हमारा आंदोलन है, एक्शन, जो हमारा आंदोलन है ना, एक्शन करने का कार्यक्रम है, उस एक्शन की सबसे अहम बात क्या है? उस एक्शन की अहम बात है ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करना। हिंसा होगी, लोग ज्यादा शामिल नहीं। यार लोगों को बहुत फंडामेंटल बात समझाए। अगर हिंसा हुई, लोग मरे, मारे गए, तो खबर बनेगी नेशनल लेवल पर और हमारे लोगों के पास जाएगी। जितने लोगों को मैंने इंजेक्शन लगाया, मतलब मेरा इंजेक्शन हिम्मत वाला इंजेक्शन होता है, और जिसको मेरा इंजेक्शन अभी लगा नहीं, टीका लगा नहीं मेरा, वो अभी डरपोक है। मेरा इंजेक्शन जिसको लगा वो हिम्मत वाला इंजेक्शन, जैसे ये कोरोना का टीका है, मेरे पास भी तो टीका है नहीं है, हिम्मत वाला टीका है मेरे पास में। तो मेरा टीका जिसको लगा वो जेल में, पुलिस जेल में भेज देंगे। पुलिस वाले हमारे लोगों को डराने के लिए बोलते हैं जेल में भेज देंगे, तो हमारे लोग क्या बोलते हैं, चल पुलिस वाला जेल से जाने के लिए भी नहीं डर रहा है कि किसका शागिर्द है। समझ रहे? अरे कोई चोरी हमने की तो जेल में जाने के लिए डरे, ठगी की तो जेल में जाने के लिए डरे, डाका डाला तो जेल में जाने के लिए डरे, संविधान की रक्षा करने के लिए जेल में जा रहे। भाई कोई कानून ही नहीं है तुमको जेल में डालने का। वो क्या करते हैं, पुलिस चौकी में लेके जाते हैं, बिठाते हैं, शाम के 6 बजे जाओ, वो आप लोग जेल में हो गए जेल। न कोई लिखा पढ़ी, न कोई रिकॉर्ड। अब भविष्य में अगर आपको स्वतंत्रता सैनिक का सर्टिफिकेट दे रहा है, साला कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। स्वतंत्रता सैनिक का जो सर्टिफिकेट तो देना पड़ेगा ना भाई भविष्य में, अगर आपको कोई फैसिलिटी देनी है। राज तो हमारा आने वाला ही है, अंग्रेजों का था राज, अंग्रेजों का था, ब्राह्मणों का आ गया, अंग्रेजों का गया, ब्राह्मणों का आया, अभी ब्राह्मणों को जाने वाला जाने वाला है। तो हमारे लोगों को समझ में आ रहा है कि हमें राज के लिए लड़ाई लड़ना है। अगर ज्यादा संख्या में लोगों ने हमारा टीका ले लिया
ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो ये ज्यादा समर्थन हासिल करने का और ज्यादा लोगों को तैयार करने का मामला है, ज्यादा लोगों को जन आंदोलन में शिरकत करने का मामला था। कल परसों तो घर में लोग क्या बोलते थे, आप लोगों को भी शायद तजुर्बा होगा, हम लोग ट्रेनिंग देते थे ना, हॉल में बैठकर ट्रेनिंग देते थे। तो जो हमारी समाज के SC ST OBC के लोग, अरे इससे थोड़ी आंदोलन चले, दिन भर बोलते रहते हो और भाषण देते रहते हो, इसको ट्रेनिंग बोलते हो, इससे आंदोलन चलेगा। वो हमको बोलते हमारी समाज ऐसे ऐसे आंदोलन होता है। अब हमने नागपुर में करके दिखाया, तो हमारे लोग उनको पूछे, देखा कैसे होता है आंदोलन? आंदोलन कैसे होता था? तुम बोलते थे। अभी एक आदमी को लिख रहा हाँ? हाँ, एक ग्रुप में भी लिखा है। अभी लिखा तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा समर्थन भविष्य में आंदोलन के लिए हासिल करने का लक्ष्य रख के काम करना है। मान लो 3 लाख लोग, मान लो कि 3 लाख लोग वहां गए, तो अब ये 3 लाख लोगों को क्या करना है? 3 लाख लोगों को 2 गांव एडॉप्ट करना है, एक अपने बाप का, एक अपनी मां का। क्योंकि मां दूसरे गांव की होती है, बाप दूसरे गांव का होता है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं भाई, थोड़ा सा अनुभव कम ज्यादा हो सकता है, आप लोग ज्यादा पढ़े लिखे हो, मगर मैं देहाती भाषा में समझा रहा हूं आप लोगों को कि माँ का गांव अलग होता है, वो अपने माँ बाप के गांव से आई है, बाप का गांव अलग है। तो आपको 2 गांव एडॉप्ट करने हैं। अगर 3 लाख लोग हैं, 6.5 लाख गांव हैं, तो 50,000 छोड़ दो, 6 लाख गांव को पकड़ो, तो उसमें 3 लाख कार्यकर्ता को, एक कार्यकर्ता को 2 गांव एडॉप्ट करने, एक माँ का गांव, एक बाप का गांव एडॉप्ट करना। अगर आपने 2 गांव तैयार कर लिए, 3 लाख इंटू 2, 6 लाख। अब आपको कठिन इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि माँ का गांव है, पहले ममेरा होगा, ममेरा बोलते हैं हमारे यहाँ। आप क्या बोलते हैं मालूम नहीं है? माँ के गांव को ममेरे का गांव बोलते हैं। अपने अपने इलाके का थोड़ा सा ये रिवाज होता है, क्योंकि माँ के बाप को नाना बोलते हैं, बाप के बाप को दादा बोलते हैं। इससे शब्द बना है ननिहाल, नाना का गांव, नाना से ननिहाल है ना। बड़ा महिलाओं को ज्यादा मालूम है, रिश्तेदारी की शब्द महिलाओं के द्वारा ही बनाए गए। तो हम लोगों को ये बात अभी ध्यान रखना है कि ज्यादा समर्थन हासिल करने का मामला है। तो 2 बातें, अभी 6 अक्टूबर को संघ परिवार वर्सेस मूल निवासी परिवार की लड़ाई शुरू हो गई है। देखो बहुत खास बात समझा रहा हूं, बहुत शॉर्ट में बता रहा, लड़ाई शुरू हो गई है। संघ परिवार वर्सेस मूल निवासी परिवार। संघ परिवार किसने बनाया? ब्राह्मणों ने। संख्या कितनी? 3.5%। मूल निवासी कितने? 85%। तो 3.5% वर्सेस 85%। अभी मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, बिहार के कुछ राजपूत मुझे दिल्ली में मिलने लगे। क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था में जब भारत में ब्राह्मण नहीं आए थे, ब्राह्मण जब भारत में नहीं आए थे तो वर्ण व्यवस्था नहीं थी। एक बहुत हिस्टोरिकल बात बता रहा हूं, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। जब ब्राह्मण आए नहीं थे तो उनकी वर्ण व्यवस्था होना सवाल ही नहीं था। जब उनकी वर्ण व्यवस्था ही नहीं थी तो न ब्राह्मण थे न क्षत्रिय थे ही नहीं। जब ये थे ही नहीं तो ये आज के राजपूत और आज के क्षत्रिय, फिर इनका नाम कौन सा था? जब थे ही नहीं, ये नाम तो ब्राह्मणों के दिए हुए, तो इनका नाम कुछ और रहा होगा। नवल योगी ने किताब लिखा
The Nagas, the ancient rulers of India. अब किताब देख लेना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर थे, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ इंडिया के, उन्होंने किताब लिखा दी नागास द एंशिएंट रूलर ऑफ इंडिया। रूलर कौन होते हैं? तो वर्ण व्यवस्था में लिखा है राजा बनने का अधिकार क्षत्रिय को होगा, है? तो ये वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों के आने के बाद हुई और आने के बाद क्षत्रिय हुए, पहले तो नहीं थे। आने के पहले कौन थे? नाग थे। अभी डॉक्टर विलास करात ने 3 खंड में किताब लिखा है, मुझे नहीं लगता आप लोगों ने पढ़ा, पढ़ो। कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर लोगों ने सबूत देकर के प्रूव किया। ये खंड दूसरा है, ये क्षत्रिय पूर्व के कौन थे, सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो क्षत्रिय पूर्व के नाग थे। अभी मेरा सरनेम मेश्राम है ना, अभी मेश्राम कहते हो, सरनेम है मेरा। तो हमारा और कुछ लोग जो है मेश्राम लिखते हैं, कुछ लोग नाग देवी लिखते हैं। नाम भी नाग है, नाग देव, नाग को देव मानने का भी रिवाज है। देव मानकर पूजा करते ना नाग की, महिलाओं को पूछो पूजा करते कि नाग की? हाँ, नाग पंचमी का त्योहार कभी ब्राह्मण नहीं मनाते। ब्राह्मण नाग पंचमी का त्योहार ब्राह्मणों का नहीं है। तो जो नाग है, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा हुआ दशुद्रा में, ये नाग लोग, हम लोग जो है नाग लोग है। और